अस्सलाम वालेकुम। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Am I audible to you? Kindly text me. बच्चे मैसेज करें। ओके ओके लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आज का लेक्चर जो है हमारा वो है अमेरिकन रेवोल्यूशन पे। अमेरिकन रेवोल्यूशन पे आज हमारा लेक्चर है। देखिए बच्चे, ज्यादातर लोग जो अमेरिकन रेवोल्यूशन को कहते हैं कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है तो अक्सर बच्चे इस चीज को कंफ्यूज कर देते हैं। ये दोनों एक चीजें नहीं है। अमेरिकन रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था तो ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये इसका पार्ट है। मतलब जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, लोगों ने जब सोचना शुरू किया, उनको समझ आई, तो उन्होंने वार लड़ी, उन्होंने जंग लड़ी। किसके खिलाफ? उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ, यानी इंग्लैंड के खिलाफ वॉर लड़ी। देखें, मैं अब आपको समझाती हूँ इस तरह से कि अमेरिकन जो रेवोल्यूशन है उसका टाइम पीरियड आप जरा नोट करें कि 1765 से 1783 में ये इनका रेवोल्यूशन पीरियड था। ये इनका रेवोल्यूशन पीरियड था। अब हम देखते हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुई उसका टाइम पीरियड क्या था? 1775 से 1783 ये इनका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो आप देखिए, रेवोल्यूशन पहले स्टार्ट हुई, रेवोल्यूशन पहले स्टार्ट हुई, वॉर उनकी बाद में हुई। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि देखिए इसका थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ कि ब्रिटिश की यानी इंग्लैंड ने क्या किया कि अमेरिका में, न्यू वर्ल्ड में, अमेरिका में कॉलोनीज बनाना स्टार्ट की थी। अमेरिका में कॉलोनाइजेशन स्टार्ट की, उन्होंने कॉलोनीज बनाई। कितनी कॉलोनीज बनाई? 13 उनकी कॉलोनीज थी। कॉलोनीज बन गई। अब कॉलोनीज का टाइम पीरियड मैं आपको बताती हूँ। देखें, 1607 से 1732 तक ये इनकी कॉलोनाइजेशन हुई। मतलब 1732 तक ये कॉलोनीज बन चुकी थी यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि अमेरिकन रेवोल्यूशन क्यों आया और ये वॉर का क्या चक्कर है। ठीक है, तो अब कॉलोनीज का मकसद ये था कि वो इंग्लैंड था या स्पेन था, यानी वो अपने यूरोप को, अब्दुल्ला बच्चे, ये जो 13 कॉलोनीज थी ना, ये इंग्लैंड की थी। 13 कॉलोनीज ये इंग्लैंड की थी। बाकी फ्रेंच ने, स्पेन ने, उन्होंने भी अपनी कॉलोनीज बनाई थी। बट हम लोग अमेरिका की इसलिए बात करते हैं कि आगे जाके ये पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बनता है, तो इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। सिर्फ हम इंग्लैंड की बात करेंगे अभी। जहां जहां स्पेन, फ्रांस का रोल आएगा वो भी हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे, बट हम लोग अभी इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कॉलोनीज बन गई, कॉलोनीज बन गई। अब देखिए, अब उनको हो गया था, तकरीबन बहुत सारे ईयर्स हो चुके थे कॉलोनीज को बने हुए, और यहाँ पे रेवोल्यूशन को 1765 से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो अब उनको काफी ज्यादा टाइम हो गया था यहाँ रहते हुए। अब उन्होंने कहा कि अब उनको ना काफी चीजों में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कॉलोनीज को। तो उन्होंने इंग्लैंड की कॉलोनी होने के बावजूद, इंग्लैंड की कॉलोनी होने के बावजूद अमेरिकन ने, यानी कि कॉलोनिस्ट ने जंग क्यों लड़ी? उन्होंने इनके खिलाफ क्यों जंग लड़ी? ऐसी क्या रीजन होगी कि इंग्लैंड की कॉलोनीज होने के बावजूद उन्होंने इनके खिलाफ जंग लड़ी? तो उसकी हम ना थोड़ा सा रीजंस देखते हैं। देखिए, आप लोग ना इनका थोड़ा एनालिसिस क्या करें कि किस तरह, क्या बैकग्राउंड से आप लोग रीजंस उसकी निकाल सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके रीजंस बताती हूँ और इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी समझाती हूँ। सबसे पहले सोशल रीजंस पे, और असाइनमेंट का जरा सा आप मेरी बात सुन लें कि आप लोगों को मैंने जो असाइनमेंट दी थी, आप लोगों ने उसको कंप्लीट तक भी नहीं किया। आपको 2 दिन का टाइम इसलिए दिया जाता है कि आप असाइनमेंट को कंप्लीट करें।
बट आप लोग ऐसे रफली भेजते जैसे पता नहीं किसे भेज रहे हो। कंप्लीट किसी बच्चे ने कंप्लीट की और किसी ने तो भेजने की भी माशाल्लाह से जरूरत ही नहीं की। अब मैं आपको आज बिठा रही हूँ, आज के बाद नहीं लेक्चर में आने दूंगी। सोशल रीजंस, सोशल ऐसी क्या रीजंस थी कि यहाँ पे रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। रेवोल्यूशन तब स्टार्ट हुआ था जब लोगों ने सोचना शुरू किया कि इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट क्या होती है कि, एक मिनट, ठीक है। अब देखें, उन्होंने सोचना शुरू किया, यहाँ पर इनलाइटमेंट का पीरियड तब स्टार्ट हुआ, रेवोल्यूशन पहले स्टार्ट हुई उस सेंचुरीज में, 16 और 17 सेंचुरी में जब कॉलोनीज बन गई थी, तो उसके बाद जो फिलोसफर्स थे ना, फिलोसफर्स थे, वो लोग इनलाइटमेंट की बात करते थे, मतलब राइट्स की बात करते थे। और राइट्स की बात मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस, जो बुक्स थी वो प्रिंट्स होने लग गई थी और इस तरह से नॉलेज फैलने लग गया था। तो वो फिलोसफर्स जो थे वो अपनी बुक्स लिखते थे, तो राइट्स की बात करते थे, वो नेचुरल राइट्स लॉज की बात करते थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमें हमें जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां से इसलिए आए थे क्योंकि वो लोग तंग आ चुके थे रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से। ये भी मैंने आपको उस दिन बताया था, क्योंकि बहुत सारे लोग रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से तंग आ चुके थे, बहुत सारे लोग जंगों की वजह से तंग आके कॉलोनीज में आए थे। तो अब उनका थोड़ा माइंडसेट भी इसी तरह का था कि हमें थोड़ी आजादी दी जाए, और ऊपर से जो फिलोसफर्स थे वो इस तरह की बातें लिखते थे, तो ये बहुत इम्प्रेस होने लगे। ये पहले सोचते थे कि ऐसी चीजें क्या वाकई में इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। तो इनका पढ़ा उनकी तरफ बहुत ज्यादा ही अट्रैक्ट होते थे फिलोसफर्स की तरफ। वो अलग गवर्नमेंट की बात करते थे, वो पीपल को पावर का कहते थे, वो लोग मोनार्की के खिलाफ, उसके किंग की बहुत ज्यादा जो अथॉरिटी होती है, अथॉरिटेरियन सिस्टम के खिलाफ थे वो लोग। तो वो कहते थे कि जो है डेमोक्रेसी हो, रिपब्लिकन हो, तो इस तरह के ना उनके कंसेप्ट थे। तो अब इस तरह लोगों की जो सोच है ना वो बदलने लगे, लोग सोचने लगे। सिर्फ किताबों में पहले अच्छी लगती थी, फिर लोगों के जहनों में ये बातें आने लगी। अब ये भी एक रीजन बनी कि जो मेंटल, जो इनकी थिंकिंग थी, जो इनका पर्सपेक्टिव था, वो इनका थोड़ा चेंज होने लग गया, इनका पर्सपेक्टिव चेंज होने लग गया। ये एक रीजन हो गई सोशल। ब्रिटिश की और रीजन थी, ब्रिटिश ओरिजिन की वजह से चाहते थे कि उन्होंने कॉलोनीज इसलिए बनाई थी कि वो अपनी मदरलैंड को फायदा दे। मतलब अब देखें, अब जो ब्रिटिश है वो चाहता था कि हम कॉलोनीज इसलिए बनाएंगे कि जो कॉलोनीज से रॉ मटेरियल मिलेगा वो हम अपने मदरलैंड को देंगे, इंग्लैंड को देंगे, ठीक है। वो इंग्लैंड पे पहुंचाना चाहते थे। तो लेकिन ऐसा नहीं था, यहाँ पे इनकी जो माइंडसेट था ये चेंज हो चुका था। अमेरिकन का, इनको यहाँ पे आए हुए काफी टाइम हो गया था कॉलोनिस्ट को, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वो अपनी आजादी से, सुकून से जिंदगी चाहते थे। और ब्रिटिश का ऐसा बिहेवियर हो गया था कि इन्होंने इन्हें जंग करनी पड़ी। अब ये हो गई सोशल के, उनका माइंडसेट और था इंग्लैंड का, ब्रिटिश का, और जो कॉलोनिस्ट थे उनका माइंडसेट और था। वो इनलाइटमेंट की तरफ जा रहे थे, वो रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे थे। अब आते हैं, अब इसकी आती है सेकंड रीजन कि पॉलिटिकल रीजन क्या थी। मैंने आपको कहा भी था कि आप लोगों ने कैटेगराइज करना है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, आपने वो भी नहीं किया था असाइनमेंट में। पॉलिटिकल काजेस क्या थी कि उन्होंने जंग लड़ी। अब देखिए, अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें, हमारे पाकिस्तान में जो प्रोविंसेस होते हैं और जो पार्लियामेंट होती है, उसमें हर प्रोविंस का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव, यानी आम आवाम से गए हुए वहां पे पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, जो कि अपने प्रोविंस के लिए बोलते हैं और उनके अकॉर्डिंग लॉज बनाते हैं। ऐसे ही होता है ना। और बट यहाँ पे क्या था कि जो यूके था, इंग्लैंड था, उसने कॉलोनीज को लेजिस्लेचर बनाने की परमिशन दी हुई थी। उनकी अपनी लेजिस्लेचर थी, पर्सनल स्टेट्स की लेजिस्लेचर थी, बट जो है, बट मसला क्या था, मसला ये था कि जो मेन इनकी वहां पे इंग्लैंड में जो इनकी पार्लियामेंट थी, जहाँ पे लॉज बनते थे, मेन पार्लियामेंट जो थी मेन पार्लियामेंट जो थी जहाँ पर लॉज बनते थे, वहां पर इनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। ये लोग लॉज बनाते थे और इन पर इनको कहते थे कि अब आप इन पे अमल करें, कॉलोनिस्ट को।
लेकिन कॉलोनिस्ट ऐसा नहीं चाहते थे, वो पॉलिटिकली आगे आना चाहते थे। वो चाहते थे कि मेन जो है, वो चाहते थे कि जो मेन है ना गवर्नमेंट इंग्लैंड में, वहां पर भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हों, वो ये चाहते थे। बट ऐसा नहीं था, तो उनको इस बात से भी प्रॉब्लम थी कि ये लॉज हम पे बना देते हैं और हमसे पूछते तक है नहीं, वहां पे कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव है नहीं। तो इस वजह से भी उनको थोड़ा इशू था। पॉलिटिकल कॉज ये हो गई कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चाहते थे। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिकल रीजन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमिकल कॉजेज क्या थी? इकोनॉमिकल कॉजेज क्या थी, ठीक है। इस पे पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अब सबसे मेन कॉज जो थी ना, वो मर्केंटाइलिज्म थी। मर्केंटाइलिज्म, ये इसकी इकोनॉमिकल रीजंस में सबसे मेन रीजन थी। अब मर्केंटाइलिज्म की थ्योरी क्या है? वो कहती है कि अब देखें, अब ये है इंग्लैंड, ठीक है, और ये मतलब ये है यूके, और ये है कॉलोनीज है, ये अमेरिका है। ये कॉलोनीज है, ये इंग्लैंड है, यूके है। अब यूके क्या करता था कि अब ऐसे मिसाल ले लें कि कॉलोनीज जो है ना, उनके पास होता था रॉ मटेरियल। ये कॉलोनीज से रॉ मटेरियल मंगाते थे, ये अपने पास इसको फिनिश प्रोडक्ट्स इसकी बना के, और ये उसको महंगे दामों पे कॉलोनीज को बेचते थे। अब फायदा किसका हुआ? फायदा हुआ इंग्लैंड का, यूके का फायदा हुआ। देखिए, अब एक और मिसाल ले लें। आपके पाकिस्तान में होती है कॉटन, ठीक है, कॉटन आप लोग ग्रो कराते हैं, और यही कॉटन, सॉरी हाँ कॉटन, कॉटन जाती है अमेरिका में। अमेरिका इसको अपनी इंडस्ट्रीज में इसका कपड़ा बनाता है, कपड़ा बना के ये आपको वापस पाकिस्तान में भेजेगा, ठीक है। अब इसकी तो जो प्राइस है वो बढ़ गई ना, प्रॉफिट तो किसको हुआ? अमेरिका को, हालांकि कॉटन तो आप बना रहे हैं। तो यही काम वो इनके साथ करते थे कि उनसे रॉ मटेरियल लिया, यूके ने रॉ मटेरियल कॉलोनी से लिया, और जो प्रोडक्ट्स बनाई और इसको महंगे दामों पे बेची। तो फायदा किसका हुआ? मदरलैंड का। मतलब अपना फायदा उन्होंने, मर्केंटाइलिज्म का यही कंसेप्ट है कि अपना फायदा करो। मदरलैंड का फायदा हो रहा था यहाँ पे, यूके का। अब देखते हैं कि अब आप लोग ना दो वर्ड्स याद करें, इससे ना आपका पूरा मर्केंटाइलिज्म याद हो जाएगा, और जो जो एक्ट्स पास हुए थे, जिसकी जो जो रीजंस बनी वॉर की, वो आपको प्रिपेयर हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले याद करें नेस, NES, नेस, DEM, डैम। ये तीन वर्ड्स, ये है नेस, डैम, ये याद करें। उसके नीचे याद करें SCQF, ये याद करें। ये आपको यहाँ तक समझ आ गई है? मैसेज कर दें, काइंडली मैसेज कर दें। ओके बच्चे, ठीक है। अब ये है नेस, NES, नेस, DEM, डेम, SCQS, ये सारे ना एक्ट्स हैं। ये आपको इस तरह याद रहेंगे। अब एन से क्या बना? एन से बना नेविगेशन एक्ट, ठीक है। एन से बना नेविगेशन एक्ट, जो कि हुआ 1651। ये आप नोट करते जाए साथ साथ। 1651 डेट नोट करें, 1651 में हुआ। और ये नेविगेशन एक्ट क्या कहता था? आप खुद अपने कंट्री के हिसाब से इसको सोचे कि ये उन पे क्या जुल्म नहीं है। वो कहते थे कि आप लोग यूके, जो इंग्लैंड है, जो ब्रिटिश है, वो कहता था कॉलोनीज को यूके कहता था कि आपने अगर कहीं पे कोई चीज भेजनी है, एक्सपोर्ट करनी है, तो आप सिर्फ यूके की जो है शिप्स हैं वो यूज करेंगे, ठीक है। आपने यूके की शिप्स यूज करनी है। और अब इससे फायदा क्या होगा कि वो फिर टैक्स लेते थे, तो उनको अपनी शिप्स भी यूज करने की परमिशन नहीं थी। अब पाकिस्तान में ऐसा हो जाए कि अमेरिका आपसे कहे कि तुमने अपनी शिप्स नहीं यूज करनी, हमें जरा करने दो, और हमें जरा पैसे भी पे करो इसके, तो क्या गुजरेगी? फिर कॉलोनीज के ऊपर भी यही होता था कि उन्होंने चलो ठीक है, जो नेविगेशन एक्ट है वो हो गया। उसके बाद ई से देखे, ये एक्ट इसमें ये था,
ई में आता है इनोमरेटेड एक्ट। ई का मीनिंग है इनोमरेटेड एक्ट। अब इनोमरेटेड एक्ट कब हुआ? 1660 में। देखे, ये हुआ 1651 में, इनोमरेटेड एक्ट हुआ 1660 में। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था? इसके अकॉर्डिंग था कि जो शुगर है, टोबैको है, कॉटन है, इन दो एक्सपर्ट्स हैं, वो सिर्फ इंग्लैंड को दी जाएंगी। अच्छा ठीक है, जो इनोमरेटेड एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो शुगर है, टोबैको है, कॉटन है, शुगर नोट करें, कॉटन, टोबैको, ठीक है, और जो बाकी भी इंडिगो जो भी एक्सपोर्ट्स हैं, जो भी उन्होंने भेजना है, वो लोग सिर्फ एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसको? सिर्फ यूके को या उसकी कॉलोनीज को, बस। उसके अलावा वो किसी को भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे जो यूरोप है, यूरोप में तो वो बाकी लोगों से भी ट्रेड कर सकते थे, अपना ज्यादा मुनाफा कमा सकते थे, लाइक जो स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये इनसे भी तो ट्रेड कर सकते थे, एक्सपोर्ट अपनी चीजें, ये चीजें वहां भी भेज सकते थे। पर अब यूके ने क्या किया कि यूके ने ये क्यों किया? इसके पीछे वजह आपको समझ आ रही है क्यों किया होगा? उन्होंने इसलिए किया कि हम जिस भी कीमत पे इनसे लेंगे, इन्हें हमें ही देना पड़ेगा, जो भी हम प्राइस लगा देंगे। क्या पता ये जो है ये ज्यादा प्राइस देते हो, तो ज्यादातर फिर इनकी जो रॉ मटेरियल है वो फिर यहीं चला जाएगा, हम जो भी प्राइस लगाएंगे तो इनको हमसे खरीदना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ये एक एक्ट बना दिया कि आप सिर्फ यूके को या उसकी कॉलोनीज को ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये भी जुल्म हुआ। उसके बाद मतलब ये भी इकोनॉमिकल रीजंस में एक रीजन आई कि सिर्फ तो फायदा किसको हुआ? मर्केंटलिज्म अप्लाई होता है ना, फायदा किसको हुआ? यूके को। कम दामों में भी मिल रही है, चीज भी मिल रही है, तो फायदा हुआ यूके को। और मर्केंटलिज्म का जो कंसेप्ट है, थ्योरी है, ये इस पे अप्लाई होती है। इस तरह ये अप्लाई हो गई। उसके बाद हम एक्ट देखते हैं एस से, ठीक है। ऐसे देखते हैं स्टेपल एक्ट। ये देख रहे हैं ना आप, ये नेक्स्ट ऐसा आ गया। अब आ गया स्टेपल एक्ट, ठीक है। अब स्टेपल एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर अब ये है कॉलोनीज और ये है यूके, इसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर कॉलोनीज ने कोई भी चीज मंगानी है, कोई भी फिनिश प्रोडक्ट, क्योंकि रॉ मटेरियल तो ये बनाता था तो इनके पास होती थी, तो अब क्या था कि अब जो फिनिश प्रोडक्ट्स है ना, इसकी जरूरत पड़ती थी कॉलोनीज को। तो कॉलोनीज को ये कहा गया कि आप लोगों ने ना फ्रांस से कुछ लेना है, मतलब फ्रांस से अगर आपने लेना है तो पहले वो यूके आएगा, आपने अगर स्पेन से कुछ लेना है तो पहले वो यूके आएगा, यूके से फिर आपके पास आएगा। मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये था, क्योंकि फिर क्या होगा कि जब यूके आएगा, यूके की पोर्ट पे आएगा तो अनलोड होगा, वहां पे टैक्स लगेंगे, ड्यूटीज होंगी, तो फायदा किसको हुआ? यूके को। उनको टैक्स देंगे, वो पे करेंगे। तो इस तरह क्या था कि फायदा किसको हुआ? फिर यूके को हुआ, नुकसान में आई कॉलोनीज। तो अब ये मर्केंटलिज्म को पूरा कर रहा है। उसके बाद आप आए कि ये देखो डी पे आते हैं ड्यूटी एक्ट। डी से हो गया ड्यूटी एक्ट। अब ड्यूटी एक्ट में क्या है? ड्यूटी एक्ट में ये है कि जो भी पहले वाली प्रीवियस जो भी हमारे एक्ट से जो भी पाबंदियां थी उनको पूरा किया जाए, ये था ड्यूटी एक्ट। कि जो भी पहले एक्ट्स हो चुके हैं उनको पूरा किया जाए, उन पर पूरा अमल किया जाए, ये है ड्यूटी एक्ट। इसमें ये था। उसके बाद ई में आते हैं जी, ये है इन्फोर्समेंट एक्ट। नेम से जाहिर हो रहा है कि इन्फोर्स यानी फोर्स लगाएंगे। इन्फोर्समेंट एक्ट में ये है, अच्छा ड्यूटी एक्ट की डेट आप नोट करें जरा, ये हो गई 1673। जी मैं बता रही, स्टेपल एक्ट की डेट आ गई 1663। इन दोनों की जो डेट्स है ना, स्टेपल एक्ट की एंड ड्यूटी एक्ट की, ये हो गई, ये 10 इयर्स का डिफरेंस आ गया। 1663 और ड्यूटी एक्ट में आ गई 1673। 1673 आ गई समझ आपको? यहाँ तक मैसेज कर दे।
अब आते हैं इन्फोर्समेंट एक्ट पे, ठीक है। इसमें है कि 1696 में ये हुआ, डेट नोट करें 1673 1696। ओके बच्चे, इसमें ये है कि ये कहते हैं कि आप उन पर जो जो स्मगलिंग करेगा, मतलब जो रूल्स नहीं मानेगा, स्मगलिंग करेगा, बेईमानी करेगा, और जो, तो उनके ऊपर जो है स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाएंगे। तो इस फोर्स यूज हुई, ठीक है। इन्फोर्समेंट एक्ट, इस तरह आप याद कीजिए, फोर्स, जबरदस्ती, वो उससे उनसे यही एक्ट्स को मनवाना चाहते हैं। स्मगलिंग कोई नहीं करेगा, और जो शिप्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड की रजिस्टर्ड शिप्स यूज करेंगी, कॉलोनीज इंग्लैंड की, ठीक है। शिप्स जो होंगी वो रजिस्टर्ड होंगी इंग्लैंड में पहले। कॉलोनीज की जो शिप्स होंगी, कॉलोनीज की जो शिप्स होंगी वो पहले इंग्लैंड में रजिस्टर होंगी, तभी वो उनको यूज कर सकते हैं। इंग्लैंड में क्या होंगी, रजिस्टर होंगी, तभी वो इनको यूज कर सकते हैं इस इन्फोर्समेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आते हैं एम पे। अब क्या बचा, एम। एम से क्या बना, एम से बना मोलेसिस एक्ट, ठीक है। एक एम से बना मोलेसिस एक्ट। अब इसकी डेट हम देखते हैं कि क्या है। मोलेसिस एक्ट की डेट है 16, इसकी अभी मेरे पास डेट नहीं है, बट मैं अभी आपको, जी 7 अब्दुल अहद आपने नोट की हुई थी, चले 7 मैं आपको इसकी कंफर्म करके बता दूंगी, फिर भी लिख देते हैं ग्रुप में, मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। ओके बच्चे, तो आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो आपने मुझे सेंड क्यों नहीं किए, ठीक है। मोलेसिस की 1733 है। तो अब क्या था कि मैं आपको इसको मोलेसिस एक्ट का समझाती हूँ। मोलेसिस एक्ट में ये था कि जो, अब देखिए ये है, ये हो गया, बच्चे आपको आवाज आ रही है मेरी, बच्चे आपको आवाज आ रही है, ओके ओके, मुझे लगा कोई इंटरनेट का इशू हो गया। उन्होंने ना बैन कर दिया था इस पे। अब एक थी मोलेसिस, था कि शुगर केन जो प्लांटेशन होती थी ना, वो एक तो फ्रांस भी करता था, ठीक है। क्या होता था कि फ्रांस भी प्लांटेशन करता था, और जो है यूके भी करता था, ठीक है। यूके भी करता था, फ्रांस भी करता था। अब यूके की हमेशा फ्रांस से लड़ाई चलती थी। अब क्या हुआ कि, और फ्रांस की जो क्वालिटी थी ना, परफॉर्मेंस थी, वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। और जो अमेरिका की कॉलोनीज थी, ये आ गई कॉलोनीज, ये कॉलोनीज थी, अभी 13 कॉलोनीज यहाँ थी, ये कॉलोनीज थी। तो ये कॉलोनीज जो थी ना, ये परफॉर्मेंस से इम्प्रेस थी, और ये इस फ्रांस से ही मंगवाती थी, ठीक है। मोलासिस रम यहाँ पे बनता था, रम की फिर फर्मेंटेशन होती थी, फर्मेंटेशन से फिर उसके मोलासिस होती थी, ठीक है। मोलासिस की फर्मेंटेशन, फिर रम बनता था, इस तरह का ये कोई सीन था। अच्छा, परफॉर्मेंस अच्छी थी फ्रांस वालों की, तो अब क्या किया, अब यूके को फिर कुछ होने लगे। यूके ने कहा कि जो हम बनाते हैं ना, हालांकि इनकी लो परफॉर्मेंस थी, इनकी कोई इतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी इन पर आप एक्ट लगना तो लाजमी बनता था। इन पे फिर एक्ट लग गया, मोलासिस एक्ट, के आपने फ्रांस से नहीं लेनी, आपने यूके से लेनी है, चाहे वो घटिया भी बनाता हो, आपने यहीं से लेनी है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है उनके साथ। उसके बाद अब आप आए कि 7 years वार होती है फिर, ठीक है। उसके बाद होगी जी 7 years वार। 7 years वार, एक सॉरी, 7 years वार में, अब मैं आपको इसकी डेट बताती हूँ। अब 7 year वॉर का डिस्कस करने का क्या मकसद है यहाँ। अब आप सोचेंगे कि मैडम रीजंस पढ़ाती पढ़ाती वॉर पे पहुंच गई हैं, तो मैं आपको जरा बताती हूँ। 7 year वॉर्स का इसमें बहुत बड़ा मेन रोल है कि वॉर किसके दरमियान थी, फ्रेंच फ्रांस, ठीक है।
फ्रांस और ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, यूके, आप यूके कर लें, यूके और फ्रांस के दरमियान ये वार थी। असल में ना यूके की फ्रांस से बिल्कुल बनती नहीं थी, तो ये वैसे भी लड़ते ही रहते थे हर वक्त, किसी न इनकी आपस में बनती जो नहीं थी। तो क्या हुआ कि जो ये देखें टाइम फ्रेम, सॉरी टाइम फ्रेम 1756 टू 1763, या 1756 टू 1763। जी, अब्दुल्ला ऐसे ही है। तो देखें कि ये जो सारे एक्स लगे थे ना, ये उसके बाद की ये वार है। अभी वो एक्स लगा रहा था यूके, यूके ने इस टाइम पीरियड में आई थिंक कोई एक्ट नहीं लगाया, ठीक है। अब वो वॉर में हो गए बिजी। 1756 से 1763 में वॉर होती है। वॉर किसकी होती है? फ्रांस जो है वो क्या करता है कि अब ये कॉलोनीज है ना, ये कॉलोनीज है, यहाँ पर कौन है? यहाँ पे है यूके, ये यूके की कॉलोनीज है, ठीक है। यहाँ पे है स्पेन, यहाँ पे फ्लोरिडा का जो मैंने बताया था ना आपको, फ्लोरिडा ये स्पेन की कॉलोनी थी। आपने यूके में नहीं उसको वो करना कि ये मतलब 13 कॉलोनी जो है, 13 स्टेट्स। अच्छा, अब ये जो है यहाँ पर फ्रांस था। अब क्या हुआ कि फ्रांस ने ना यहाँ पर अपनी फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दी। फोर्टिफिकेशन, अब आप पूछेंगे कि क्या होती है? फोर्टिफिकेशन होता है कि उन्होंने यहाँ पे किले बनाने शुरू कर दिए थे। फोर्टिफिकेशन यानी इन्होंने यहाँ पे किले बनाने स्टार्ट कर दिए थे। अब यूके को तो ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, यहाँ कॉलोनीज को भी बिल्कुल था, खतरा था, क्योंकि कॉलोनीज पे भी अटैक हो सकता था। तो अब क्या होगा? वार ही होगी। तो यूके ने क्या किया कि यूके ने कहा कि ना, उन्होंने ना कॉलोनीज के सामने एक ऑफर रखी। उन्होंने कहा कि आप हमारा साथ दें, आप हमारा साथ दें, ठीक है, हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं। मतलब ये जो फ्रेंच कर रहा है, फ्रेंच लोग कर रहे थे, तो हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं फ्रांस से, ठीक है, ये आपको तंग नहीं करेंगे, मतलब आप हमारा वॉर में साथ दें। तो अब कॉलोनीज ने सोचा कि वाकई अगर यहाँ पर फ्रेंच आ गए, ठीक है, तो हम तो लुट गए। होता क्या था कि जो यूके था ना, यूके ने इन कॉलोनीज को बड़ी आजादी दी हुई थी पहले। आजादी, अब आप कहेंगे कि अभी इतना जुल्म था, अब आजादी किस तरह? आजादी इस तरह थी कि यूरोप की जो बाकी जो कॉलोनी थी उनकी निस्बत तो यूके की तरह थी। उनकी अपनी एक गवर्नमेंट होती थी, ठीक है, वो अपनी लेजिस्लेचर बना सकते थे। वो अपनी खुद, ये लेजिस्लेचर कैसे बनती थी? ये खुद इलेक्ट करते थे लोगों को और लेजिस्लेचर बना देते थे। अब देखें, प्राइवेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे खुद प्राइवेट प्रॉपर्टी का यहाँ पे हक दिया जाता था लोगों को। तो उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ से अगर फ्रेंच यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, फ्रांस यहाँ पे हमला कर देता है और यहाँ पे आ जाता है, तो हम तो लूट के, मतलब हमारी सारी आजादी खत्म। हमें वाकई ही यूके का साथ दे देना चाहिए। हालांकि वो जितने उनसे अंदर अंदर दिल में नाराज थे, और उन्होंने फिर भी कहा कि हमें यूके का साथ देना चाहिए, फायदा तो हमारा अपना ही है, यू, यूके हमें बचा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने, अब क्या हुआ कि यूके ने लड़ाई करने की बजाय, वार करने की बजाय, किसने लड़ी? कॉलोनीज ने लड़ी। वार किसने लड़ी? कॉलोनीज ने लड़ी। किससे लड़ी? फ्रांस से लड़ी। अब ये 7 years वार चलेगी। हमने वार के इवेंट्स कभी भी नहीं देखने, ठीक है, हमेशा हमने उसकी रीजन देखनी है, रीजन क्यों हुई और उसके इम्पैक्ट क्या थे, हमने यही देखने, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ना क्या हुआ। फिर जो कॉलोनीज थी वो उन्होंने जंग की फ्रांस से। अब फ्रांस हार गया, डिफीटेड, ठीक है, फ्रांस वाज डिफीटेड एंड कॉलोनीज जीत गई। अब ये कॉलोनीज जो थी ये जीत गई। अब पहले क्या होता था कि जो भी एक्ट ब्रिटिश लगाता था, इंग्लैंड लगाता था, इन पे ब्रिटिश लगाते थे, तो ये जो कॉलोनीज थी ना, चुप करके उनको मान जाती थी, मान भी जाती थी, मतलब कुछ नहीं कहती थी उनको, ठीक है, इनकी ना जबान नहीं चलती थी उनके सामने। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने वार जीत ली, ठीक है, अब वार जीत ली इन्होंने फ्रांस से। फ्रांस बड़ी पावर होती थी उस टाइम। इन्होंने फ्रांस से वार जीती, तो ये इनको एक तो वार का तरीका आने लग गया, ठीक है, ये बहुत बहादुर हो गए कि वार कैसे लड़ी जाती है, इनको ये पता लग गया, ये बहुत बहादुर हो गए। तो
अब बहादुर हुए, और इनको एक तो फ्रांस की तरफ से डर भी खत्म हो गया कि फ्रांस हम पे हमला कर सकता है दोबारा, क्योंकि ये जो इलाका था ना, ये देखिए मैप, ये मैप है, ठीक है। अब ये जो इलाका था ना, अब ये यहाँ पे 13 कॉलोनी थी ना, तो अब ये यहाँ पे मूव करना चाहते थे, ठीक है, ये कर भी सकते थे क्योंकि यहाँ पे जो फ्रांस था ना, वो अब यहाँ पे उनकी अथॉरिटी खत्म हो चुकी थी, ठीक है। तो अभी उन्होंने किया नहीं है, करना चाहते थे, कॉलोनीज यहाँ से एक्सपेंड करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो उनको एक तरफ से जो खतरा था ना यूके से, वो इसलिए दब के भी रहते थे कि अगर इनसे हम लोगों ने कोई टक्कर ली तो फ्रांस हम पे हमला कर सकेगा, और हम लोग फ्रांस से अलग अकेले लड़ भी नहीं सकते, ना जीत सकते हैं। तो अब तो वो जीत चुके थे फ्रांस से, ठीक है, उनके अंदर एक बहादुरी आ गई थी, बड़ा उनका दिल बड़ा हो गया था, ठीक है। तो उन्होंने सोचा, मतलब अच्छा, ये एक रीजन हो गई कि आप लोगों ने जब रीजन से लिखना है ना, तो आप लोग लिखना है एंग्लो फ्रेंच वॉर, मतलब इससे भी इनकी काफी जो है रीजन बनी कि ये लोग बहादुर हुए, और इन लोगों ने सोचा, और मतलब इन लोगों ने स्टेप्स लेने पे स्टार्ट किए। फिर अब वॉर जैसे एंड होती है तो वही ब्रिटिश के दोबारा से उनके वही जो है हरकतें शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब ब्रिटिश क्या करेगा, अब क्या हुआ कि जैसे ही वॉर एंड हुई ना, तो यूके का बड़ा खर्चा हो चुका था, वॉर डेब्ट्स जो होते हैं ना एंड में, तो जो इनका खर्चा हो चुका था ना, वो कितना था, काफी ज्यादा, 60 मिलियन हो गया था डॉलर्स, ठीक है, 60 मिलियन डॉलर्स हो गया था। तो उन्होंने कहा कि अब यूके का जो है, एक मिनट, अब इनका ना बड़ा 60 मिलियंस का हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि यूके ने कि आपकी वजह से ये जंग हुई है, आपकी कॉलोनीज को हमने बचाया है, ठीक है, आपको फ्रांस से हमने बचाया है, तो वरना तो वो आप पे हमला करते थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा यूके ने कि आप ना ये जो है ना, ये 60 मिलियंस आप हमें जरा पे करें, ये आपकी वजह से हुआ है। तो अब जाहिर है जो कॉलोनिस्ट थे वो तो अब बहुत ज्यादा बहादुर हो चुके थे, वो अब बोलने लायक हो गए थे, उनको समझ आने लगी थी चीजों की। तो उन्होंने कहा कि वाई, क्यों, हम क्यों पे करें, कॉलोनीज आपकी, नाम आपका, पावर आप बने सबके सामने, तो हम क्यों पे करें, उन्होंने पहली दफा ये आवाज उठाई, क्यों। तो अब इससे जाहिर हो रहा है कि उनके अंदर बोलने की कैपेसिटी बढ़ गई। यहाँ तक समझ आ गई, मैसेज करें जरा, मैसेज कर देंगे, मैं ऐसे ही बोले जा रही हूँ। ओके बच्चे, ओके, ठीक है, और भी कर दे सब, एंग्लो फ्रेंच वॉर रिपीट करते हैं, एंग्लो फ्रेंच वॉर रिपीट कर दूं। अब्दुल्ला बच्चे देखिए कि एंग्लो फ्रेंच वॉर थी, 7 इयर्स वॉर थी, जो कि 7 इयर्स वॉर थी, मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा समझाती हूँ, आइडिया देती हूँ दोबारा। 7 इयर्स वॉर थी जो कि ब्रिटेन ने लड़नी थी, ब्रिटिश ने, यूके ने लड़नी थी। ओके अब्दुल रसूल, ब्रिटिश ने लड़नी थी, बट अब कॉलोनीज का फायदा था उसमें, वरना फ्रांस जो है उस पर हमला कर देता। फ्रांस ने यहाँ पर किले तामीर करने स्टार्ट कर दिए थे, वो यहाँ फ्रांस ने किले तामीर करना स्टार्ट कर दिए थे, और अब कॉलोनीज को खतरा था कि कहीं ये हमें नुकसान ना पहुंचाए। तो उन्होंने जो यूके, क्योंकि वो कॉलोनीज थी यूके की, तो यूके नहीं हो रहा था कि कोई यहाँ पे आके, और साथ ही कि आपको यहाँ पर पॉलिटिकली भी इंडिपेंडेंस है, आप तो आप लोग इंडिपेंडेंट है यहाँ पर, तो अगर आप कर लेंगे, मदद कर देंगे तो। बच्चे 9 ईयर से तो पहले उनके हालात चल रहे होंगे ना, उनके अंदर डिसएग्रीमेंट स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और प्रॉपर जो वॉर हुई थी वो हुई थी 7 साल की, तो इसको ऐसे ही हम लोग लिखते हैं कि उनका डेट